नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अनुप्रयोग, जिसे हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। अभी तक हमने सारे सब्जेक्ट्स जो भी ईपीएफओ के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, उनका सबका हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब जो जनरल स्टडीज वाले और जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन से काफी सारे क्वेश्चंस 2017 और 21 में देखने को मिले हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और साइंस यानी विज्ञान, सामान्य विज्ञान, उसके बाद में हिस्ट्री, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमी के उसके बाद में हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी के उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में 2017 में ईओ एग्जाम में जो पूछा गया था वो था, उपयोगी सूचनाओं को परिवर्तित करने के लिए कच्चे इनपुट डेटा में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ऑपरेशन सभी कंप्यूटरों द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं: इनपुटिंग, स्टोरिंग, स्विचिंग, आउटपुटिंग। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप समझे? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर होता है, उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी जब उसको हम रॉ इनपुट डेटा देते हैं, कच्चा इनपुट डेटा देते हैं, तो वो उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, बेसिक ऑपरेशंस। तो उनमें से 4 ऑप्शंस में से एक गलत है, तो वो हमें यहाँ पर फिगर आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, यानी स्विचिंग। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग कोई की दबाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बटन दबाया, तो बटन दबाया यानी हमने उसको कुछ इनपुट दिया, यानी हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। फिर वो उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी मैंने इसको बोला कि मेरे लैपटॉप में क्रोम स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने क्रोम वाली जगह पर क्लिक किया, तो मैंने क्लिक किया यानी मैंने इनपुट दिया। अब ये इसके पास जैसे इंस्ट्रक्शन जाएगा तो ये उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में क्रोम ओपन करके दे देगा, यानी आउटपुट इसने यहाँ पर दे दिया। तो इस प्रकार से जो है चीजें इसमें कंप्यूटर में होती है। तो उसमें जो स्विचिंग वाला जो प्रोसेस है, स्विचिंग वाला प्रोसेस कॉमन नहीं है, सारे कंप्यूटर्स में नहीं होता है, तो हमारा इसलिए विकल्प सी गलत हो गया। चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। कच्चे इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से 5 बुनियादी संचालन करते हैं। सबसे पहला होता है इनपुटिंग, यानी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की प्रक्रिया, यानी इसमें जो हम प्रक्रिया मतलब दर्ज करवाते हैं, यानी हम कुछ इनपुट देते हैं। स्टोर करना यानी डेटा और निर्देशों को सहेजना ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उन्हें आसानी से उपलब्ध किया जा सके। प्रोसेसिंग, डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए अंकगणितीय संचालन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजित करना आदि, या तार्किक संचालन यानी तुलना, जैसे बराबर, कम, अधिक आदि करना। आउटपुटिंग यानी एक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी या परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, जिसे मुद्रित रिपोर्ट या दृश्य प्रदर्शन कहते हैं। कंट्रोलिंग यानी उपरोक्त कार्यों को करने के तरीके और क्रम को निर्देशित करना। तो ये 5 क्वेरीज के बुनियादी संचालन होते हैं, यानी इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोलिंग। तो स्टोरेज के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें हम मेमोरी पढ़ते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी बहुत तेज है और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करती है। मेमोरी स्टोरेज के लिए काम आती है। अभी हमने जो स्टोरिंग पढ़ा था उसके लिए, जैसे हमारे दिमाग में हमारी मेमोरी हमारा ब्रेन है, तो वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, जहाँ पर वो सारी चीजें जो है वो स्टोर करता है।
तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी अलग अलग तरीके की होती है। तो यहाँ हमें 4 तरह की मेमोरी दी है और हमसे पूछा है कि कौन सी हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करती है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और हाई स्पीड बफर के रूप में जो मेमोरी काम करती है उसके बारे में और जानते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है ना, कि हमारी जितने भी जैसे जो भी काम होते हैं, जैसे मैंने अपने फोन में 5 एप्लीकेशन खोल रखे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन और आजियो। तो मेरा जो कंप्यूटर, मतलब मोबाइल भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है। तो अब जैसे ये 5 एप्लीकेशन मेरे फोन में खुल रहे हैं, तो मैं कभी भी कोई सा भी चला लेती हूँ। जैसे मेरा व्हाट्सएप चलाने का मन हुआ तो मैंने व्हाट्सएप चला लिया, फिर मैं बीच वाला बटन दबा के उसको बंद करके क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। पर जो मोबाइल होता है उसको तो अपनी मेमोरी के अंदर 5 चीजें एक साथ अभी खोल के रखनी पड़ेंगी ना। मतलब जैसे अभी इंस्टाग्राम चला लिया, फिर व्हाट्सएप पे आ गई, तो व्हाट्सएप भी मेरे को तुरंत खुला हुआ मिलता है और इंस्टाग्राम भी वही खुला हुआ मिलता है। तो ये कोई जादू तो है नहीं, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर फोन में उस चीज को कहीं स्टोर करना पड़ता है तुरंत के लिए। तो मैं क्या, मेरा जब ये जो चीज है जो छोटे टाइम के लिए जो फटाफट जो है स्टोर होती है, तो उसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। और जैसे ही मैं इन 5 को रिमूव करूंगी तो मेरे 5 एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे और कैश मेमोरी जो है वो खाली हो जाएगी। तो ये जो एक इंस्टेंट जो डिलीवरी का जो काम होता है, वो सारा काम कौन करता है, कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को तेज कर सकती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ये प्रोग्राम और डेटा का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला हिस्सा है। तो कैश मेमोरी के कुछ फायदे क्या होते हैं कि ये अस्थायी उपयोग के लिए जो डेटा होता है उसको स्टोर करने में सहायक के रूप में काम करती है और ये मुख्य मेमोरी से जो है वो तेज होती है। ठीक है, तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे फोन में 5 एप्लीकेशन एक साथ चल रहे हैं और मुझे 5 में से कोई सा भी एक्सेस करना है, तो वो जो अस्थायी उपयोग के लिए जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी काम आती है और ये मुख्य मेमोरी से तेज होती है क्योंकि ये छोटे छोटे चीजों को स्टोर करती है। कैश मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देशों को रखती है जो प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी में होते हैं जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा होता है। डेटा सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी, जिसे बाह्य मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो हम लोग सब वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे हमने गूगल क्रोम यूज किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया। तो हमसे पूछा है कि कौन कौन से हैं जो तो वेब ब्राउजर है और एक जो है वो नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो हमारे विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, फेडोरा और गूगल क्रोम। तो इससे हम कॉमन सेंस से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गूगल क्रोम हम अपने लैपटॉप में देख पाते हैं, फायरफॉक्स देख पाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक नीले कलर का जो साइन होता है, फायरफॉक्स में जो है वो एक आग सी लगा हुआ है, ऐसा कुछ लोगो होता है। गूगल क्रोम तो सब जानते ही हैं, गूगल का बहुत ही मतलब जो बेसिक जो है वो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर कौन बचा? फेडोरा। फेडोरा जो है वो हमको कहीं भी एज ए वेब ब्राउजर नहीं दिखता है, तो इसलिए ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ फेडोरा, यानी फेडोरा इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो इसकी व्याख्या में देखते हैं। फेडोरा क्या है? पहली बार 2023 में जारी किया गया था और ये रेड हैट द्वारा प्रायोजित एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर नहीं है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फेडोरा पूरी तरीके से मुफ्त और खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी अपने कंप्यूटर पर एक पैसा खर्च किए बिना इंस्टॉल किया कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमारा विंडो, लिनक्स और ये इसके अलावा जो मैक ओएस यूज होता है, तो ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वैसे ही लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है फेडोरा। ठीक है, तो फेडोरा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट अ वेब ब्राउजर, इसलिए हमारा सही उत्तर था विकल्प सी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब 1 GB जो है वो बहुत ही, उस समय पे तो हम इतना जानते नहीं थे, लेकिन जब से जियो आया है तो 1 GB तो हमारे लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल थिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग मोस्टली पहले 1 GB डेटा रिचार्ज करवाते थे, इंटरनेट रिचार्ज करवाते थे, इसलिए जो हमारा 1 GB वाला ये जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। तो अब तो हमको रोज 1 GB 1.5 GB डेटा जियो वाले देते हैं अनलिमिटेड, लेकिन पहले 1 GB डेटा में हम लोग पूरा महीना यूज करते थे। तो इस तरीके से चीजें चेंज हो गई है। तो अब आप जब भी, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ, जब भी आप 1 GB रिचार्ज करवाते थे तो क्या होता था, वो बोलता था 34 MB खर्च हो गई, ठीक है, कई बार बोलता था 240 MB खर्च हो गई। तो एक टाइम आता था जब वो बोलता था कि अब इतनी MBs खर्च हो गई है और अब आपका डेटा पैक खत्म हो गया है। तो अगर आप याद करने की कोशिश करें तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर सोच लें, लेकिन फिर मैं तो बताऊंगी सही। अब आपको यहाँ पर इसमें पता चल ही गया होगा कि KB, MB, TB, PB पूछा है तो MB का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और 1 GB में कितने कुछ MBs आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है कि 1 GB में 124 MB होते हैं, ठीक है, और 1 MB के अंदर 124 बाइट्स होते हैं, सॉरी 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो और ये आगे फिर ऐसे ही बढ़ता जाता है। जैसे एक हमने TB की बात की तो उसमें 1024, एक TB की बात की तो उसके अंदर 1024 GB होते हैं, ठीक है, गीगाबाइट्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सॉल्वेबल इसलिए था क्योंकि हम लोग अपना डेटा यूज करते हैं, तो उसमें आता है कि आपने अपना डेली का 90% डेटा यूज कर लिया है, ठीक है, आता है ना ऐसा हमारे पास नोटिफिकेशन। तो उसमें 90% डेटा का मतलब होता है कि हमने 1024 से कुछ MB कम यूज कर ली है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है। चलिए इसकी व्याख्या में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल चीजें दे रखी है, इतनी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना इनफ है। जहां भी ये मैंने जो आपको चीजें बताई है कि 1 GB के अंदर 1024, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 MB में होता है 1024 बाइट्स, फिर 1 GB में होता है 1024 मेगाबाइट्स और 1 TB में होता है 1024 गीगाबाइट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी यही बताया कि 1 गीगाबाइट में 124 मेगाबाइट होते हैं। गीगाबाइट डिजिटल सूचना की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इकाइयों में से एक है जिसमें इतने बाइट्स होते हैं, यानी अब उन बाइट्स को और इंक्रीज कर दिया गया है। हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग साइंस में 1 GB का मान 230 या 10,243 बाइट्स के बराबर माना जाता है, जो इतने बाइट्स के बराबर होता है। तो ये तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म आ गया, इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैंने बताया था वो याद कर लो, इतना इस एग्जाम के लिए काफी है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अनुवादक नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक जो है क्वेश्चन है। ये हमने जो अपने स्कूल में कंप्यूटर की बुक पढ़ी थी ना, जिसमें हमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, उसमें कुछ टर्म्स आते थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो ये वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। EPFO जैसे एग्जाम में इतना बेसिक सा क्वेश्चन आया है। तो ये जो होते हैं इनको भाषा अनुवादक कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अनुवादक नहीं है। तो हमारे 4 विकल्प है, असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प B, क्योंकि लिंकर जो है वो एक भाषा अनुवादक नहीं है और बाकी के 3 हैं जो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा अनुवादक क्या होता है। प्रोग्राम जिसका उपयोग स्रोत में लिखी गई जानकारी या निर्देशों को वस्तु भाषा में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है कि उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा से मशीन भाषा में अनुवाद कर सकता है। यानी क्या होता है कि हम जो इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 + 2 करके बताओ, कैलकुलेटर खोल लिया और उसमें लिख दिया 2 + 2 करके बताओ। तो ये तो हमारी लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो उसको भाषा अनुवादक का यूज करके
इंटरप्रेटर जो होता है वो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मशीन भाषा, जो मशीन को समझ में आती है, यानी 0 1 0 1 1 0, तो ये वाली जो भाषा होती है मशीन भाषा होती है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको इस भाषा में समझेगा, फिर वो इसी भाषा में जवाब देगा, फिर उसको कन्वर्ट करके जो है 4 बताया जाएगा हमारी भाषा में। तो ये जो अनुवादक का जो काम होता है ना, वो ये भाषा अनुवादक जो है वो करता है। तो भाषा अनुवादक आमतौर पर 3 प्रकार के होता है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर उस प्रकार का प्रोग्राम है जो एक भाषा को दूसरी लक्षित भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है, ये काम कंपाइलर का होता है। लिंकर भाषा अनुवादक नहीं है, अतः विकल्प बी इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आउटपुट डिवाइस एक डिवाइस ड्राइवर है, तो आउटपुट डिवाइस में जो एक डिवाइस ड्राइवर होता है उसका क्या काम होता है, ये हमसे पूछा है। कंप्यूटर प्रयोग करने योग्य रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए इनपुट की व्याख्या करता है। कंप्यूटर आउटपुट को उपयोगकर्ता समझने योग्य रूप में व्याख्या करता है। उपयोगकर्ता इनपुट को आउटपुट डिवाइस में अनुवादित करता है। उपयोगकर्ता को आउटपुट डिवाइस के साथ संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसका काम होता है उपयोगकर्ता इनपुट को आउटपुट डिवाइस में अनुवादित करना, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइस होता है ना, उसमें डिवाइस ड्राइवर इसलिए लगाते हैं कि जो इनपुट है ना उसको आउटपुट डिवाइस में जो है अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेट करना, तो ये काम होता है इसका। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक विशेष रूप है जो एक हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर को अन्य हार्डवेयर डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। डिवाइस ड्राइवर को सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहा जा सकता है। ड्राइवर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रत्येक ड्राइवर में एक विशेष हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में ज्ञान होता है जो अन्य प्रोग्राम, अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम सहित के पास नहीं होता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग अगले निर्देश को निष्पादित करने के लिए, ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो रजिस्टर क्या होता है, एक तरीके से मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो इसमें 4 तरीके के रजिस्टर दिए हैं और हमसे पूछा है कि अगला जो निर्देश है उसको निष्पादित करना, यानी अगले निर्देश को एग्जीक्यूट करना। तो यानी मैं बहुत सारे इनपुट दे रही हूँ, एक साथ बहुत सारी चीजें चला रही हूँ, तो वो वहां पर ट्रैक होता है। तो वो जो ट्रैक करने वाला काम है वो कौन सा रजिस्टर करता है, ये हमसे पूछा है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ट्रैक करने वाला काम है, यानी कोई 5-10 चीजें एक साथ हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो वो ऐसे जिस चीज को जो ट्रैक करेगा नहीं वो काउंट करेगा। तो काउंट करने वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो रजिस्टर का उपयोग मेमोरी लोकेशन एड्रेस को ट्रैक करने के लिए करता है जहां अगला निर्देश स्थित होता है। एक प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है, इसमें वर्तमान समय में निष्पादित किए जा रहे निर्देश का एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे ही प्रत्येक निर्देश प्राप्त होता है प्रोग्राम काउंटर इसके संग्रहित मान को 1 से बढ़ा देता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे कुछ भी जो है वो एड्रेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया तो वो उसको 1 से इंक्रीज कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो वो उसको 0 से डिक्रीज कर देगा या 1 से डिक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से ये 0101 की लैंग्वेज में प्रोग्राम काउंटर जो है वो रजिस्टर काम करता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दर्शाता है जिसका उपयोग 1 बिट जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी हमसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग 1 बिट जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं।
रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 विकल्प दिए हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है कि ये जानकारी को स्टोर करने के लिए काम आता है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और फ्लिप फ्लॉप के बारे में और जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना, एक तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ 2-4 टर्म्स होती हैं, जैसे हमने पहले जो रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर, मेमोरी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, कैपेसिटर है, फ्लिप फ्लॉप है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज आता है। तो जो फ्लिप फ्लॉप या लैच होता है, ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें 2 स्थिर अवस्थाएं होती है और इनका उपयोग अवस्था की जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 2 स्थिर अवस्थाएं होती है, 0 या 1। तो उनमें से जो भी अवस्था उस समय होती है, तो उसका स्टोर करने के लिए जो काम होता है वो फ्लिप फ्लॉप का होता है, यानी फ्लिप और फिर से फ्लॉप हो जाना। तो इसका फ्लिप फ्लॉप का जो एक बिट होता है, यानी बाइनरी डिजिट, स्टोर करता है और उसमें 2 अवस्था में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा 0 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 स्थिर अवस्थाएं होती है, 0 और 1। दोनों में से एक फ्लिप और फ्लॉप, जैसे फ्लिप अगर 1 को कर रहा है तो फ्लॉप होता है वो 0 को करता है। तो इस प्रकार से चीजें इसमें स्टोर होती हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सीडी रोम क्या है? तो सीडी तो हम सभी जानते हैं, सीडी हमारे घर में बहुत ज्यादा उपयोग होती थी। तो हमसे सीडी के बारे में पूछा है। तो सेकेंडरी मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सीडी रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो सीडी में क्या होता था, पहले गाने, फिल्में, तो ये सब भर के हम लेकर आते थे और फिर हम उसको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में चलाते थे। तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जाके जो है वो स्टोर होता था। तो सीडी रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेमोरीज में चीजें स्टोर होती है। जैसे हमने कैश मेमोरी पढ़ा था। कैश मेमोरी किस लिए होती है कि जो तुरंत जो चीजें हो रही होती है अस्थायी रूप से, उनको स्टोर करने के लिए, और कंप्यूटर और फोन फास्टली यूज हो तो उसके लिए कैश मेमोरी यूज होती है। कई बार क्या होता है ना कि हमारा फोन है वो हैंग होता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ना बैकग्राउंड ऐप जो है वो क्लियर कर लो, कैश मेमोरी क्लियर कर लो। तो वो जो कैश मेमोरी होती है उसको इसलिए क्लियर किया जाता है ताकि फोन हैंग होना बंद हो जाए, फोन की जो मेमोरी है उस पर दबाव जो है, रैम पे दबाव कम हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कई तरह की मेमोरीज होती हैं। तो सीडी रोम का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। अन्य द्वितीयक भंडारण उपकरणों में चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप आदि शामिल है। तो सेकेंडरी स्टोरेज को सीधे सीपीयू द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में कॉपी किया जाना चाहिए। मैग्नेटिक मेमोरी मैग्नेटिक माध्यम पर डेटा स्टोर करने का मुख्य तरीका है। ये पहले यूज होता था मैग्नेटिक मेमोरीज, अब इतना नहीं होता है। मेमोरी रजिस्टर को जो या तो उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है या जिससे सीपीयू का डेटा एकत्र किया जाएगा वह एड्रेस जिस पर डेटा भेजा और संग्रहित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी यहाँ पर विकल्प में दिया था। तो ये मेमोरी उपकरणों का एक वर्ग है जिसमें एक या अधिक एकीकृत सर्किट होते हैं। और हमारा सही उत्तर तो विकल्प ए है, यानी सीडी रोम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वेब का अर्थ क्या है? वेब यानी WAP यहाँ पर हमसे पूछा है। 4 यहाँ पे हमको विकल्प दिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपको बेसिक फुल फॉर्म पता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेब के बारे में पता है तो नीचे वाले विकल्प मेरा मानना ये है कि ना पढ़ें, क्योंकि हमको कई बार क्या होता है कच्चा कच्चा याद होता है और उसको पढ़ के तो हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार इसको एकदम छुपा के और अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि वेब क्या होता है। जैसे W से तो हो गया हमारा वायरलेस, A से क्या हो गया हमारा एप्लीकेशन, और P से क्या हो गया हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम अपने विकल्प की तरफ भी थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा जैसे, तो हम जैसे देखेंगे कि
वायरलेस और प्रोटोकॉल तो हर जगह सेम है, सिर्फ एक शब्द बदला है ए से। इसमें दिया एडिशन, ऑटोमेशन, एडॉप्टेशन और एप्लीकेशन। अब सोचो कि अगर हमें प्रोटोकॉल है तो उसमें एडिशन तो नहीं होगा, ऑटोमेशन तो नहीं होगा, एडॉप्शन तो नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी हुआ, यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो थोड़ा सा गैस वर्क से, थोड़ा सा अपनी मेमोरी से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी फुल फॉर्म याद करते हैं, तो ये वाली फुल फॉर्म थोड़ी सी कच्ची याद कर पाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा याद करें, थोड़े से विकल्प देखें, तो अच्छे से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ईमेल, वेब, समाचार समूह, त्वरित संदेश सहित इंटरनेट एक्सेस के लिए मोबाइल फोन और रेडियो ट्रांसीवर जैसे वायरलेस उपकरणों के उपयोग के तरीके को मानकीकृत करने के लिए संचार प्रोटोकॉल के एक सेट के लिए विनिर्देशित है। इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है ब्लूटूथ तकनीक क्या प्रदान करती है। हमारे फोन में हम लोग ब्लूटूथ नाम की एक चीज यूज करते हैं, जैसे नीले कलर का कुछ होता है जिसमें हम लोगो बनाते हैं और फिर हम ऐसे आपस में दोस्तों से बात करते हैं कि ब्लूटूथ ऑन कर, मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ या फोटो भेजती हूँ या गाना भेजता हूँ। तो वो जो पहले ब्लूटूथ बहुत ज्यादा यूज होता था, जब इंटरनेट बहुत कम होता था, तो हम एक दूसरे से गाने शेयर करते थे, फोटो शेयर करते थे, क्योंकि उसमें क्या है ना, इंटरनेट यूज नहीं होता था और फ्री में जो है चीजें यूज हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता था कि जैसे कोई मेरे पास बैठा है तो ही मैं उसको ब्लूटूथ से चीजें सेंड कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से बहुत दूर मेरा दोस्त बैठा है तो मैं उसको ब्लूटूथ से चीज नहीं भेज सकती। तो ये जो है ब्लूटूथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके विकल्प देखते हैं कि ब्लूटूथ तकनीक क्या प्रदान करता है। 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर फाइलें भेजना, ईमेल भेजना, कम दूरी पर विभिन्न सेवाओं उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शन, इंटरनेट फिल्में डाउनलोड करना। तो अब इसमें आप खुद ही वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर जो है वो पता लगाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम दूरी पर वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ यूज हो सकता है। 10 किलोमीटर बहुत लंबा हो गया, इतना दूर नहीं होता। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास जीमेल होता है और इंटरनेट फिल्में डाउनलोड करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर होता है। लेकिन ब्लूटूथ का काम होता है कम दूरी पर वायरलेस कनेक्शन। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर हमारा कम दूरी पर विभिन्न उपकरण के बीच वायरलेस कनेक्शन है। ब्लूटूथ तरंगे बहुत दूर तक यात्रा नहीं करती है और आवृत्तियों को लगातार बदलती रहती हैं। तो ब्लूटूथ डिवाइस की अधिकतम कनेक्टिविटी रेंज सिर्फ 30 फीट है, ना कि 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर हमारा गलत हो गया था। बहुत कम रेंज के लिए ब्लूटूथ यूज होता है और वो 30 फीट अधिकतम हम यूज कर सकते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी बेसिक काम नहीं है। जो जैसे मेरा कुछ बुनियादी काम होता है वो मुझे रोज करना ही होता है, एक्स्ट्रा में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ बुनियादी कार्य होते हैं। तो हमसे पूछा है कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, यानी करता तो है लेकिन बेसिक में नहीं आता है। हमें 4 विकल्प दिए: डेटा एक्सेप्ट और प्रोसेस, डेटा स्टोर, टेक्स्ट स्कैन, इनपुट एक्सेप्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेटा एक्सेप्ट और प्रोसेस करना, ये हमने अभी पिछले वाले प्रश्न में, पहले प्रश्न में भी पढ़ा था, पहले दूसरे प्रश्न में, कि डेटा प्रोसेसिंग करना, एक्सेप्ट करना, डेटा इनपुट करना, डेटा स्टोर करना, ये कुछ बुनियादी कार्य कंप्यूटर के होते हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट स्कैन नहीं था। तो ये गलत है। तो इसलिए सही उत्तर हुआ हमारा विकल्प सी, यानी टेक्स्ट स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। और कंप्यूटर के मूल कार्य हैं इनपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा के इनपुट को स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, मेमोरी यूनिट के माध्यम से डेटा स्टोर करना, सूचना के आउटपुट को प्रदर्शित करना। तो टेक्स्ट की स्कैनिंग कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट की स्कैनिंग हार्डवेयर के माध्यम से की जाती है, जिसे स्कैनर कहा जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हम सभी जानते हैं, हमने अपने स्कूल की कंप्यूटर की पुस्तकों में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो पढ़ा ही था। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं: पावर पॉइंट, नियंत्रण इकाई, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पावर पॉइंट हमारा
कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पे होता है नियंत्रण इकाई, वो भी स्क्रीन के पीछे होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम देख नहीं पाते, ऑपरेटिंग के लिए काम आता है। लेकिन प्रिंटर जो होता है वो हमारा कंप्यूटर के बाहर होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर इज अ हार्डवेयर, बाकी सब चीजें यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो हमें बचपन में हमारी सारी मैम ये पढ़ाते थे कि जिस चीज को हम हार्ट से टच कर पाए वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसे हम छू नहीं पाए वो सॉफ्टवेयर होता है। तो वही बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर भी लगेगी। कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छूते और महसूस करते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस उनका उपयोग इनपुट डेटा लेने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, वह डिवाइस इनका उपयोग परिणाम को आउटपुट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर निर्देश कार्यों का एक समूह जिसे कंप्यूटर को निष्पादित करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित कार्यों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजर के लिए किया जाता है। सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे कंप्यूटर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा अनुवादक आदि शामिल हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा अनुवादक ये क्या होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में दो तरीके के, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस शामिल। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे ये 13 क्वेश्चंस जो हैं वो 2017 और 2021 के EOA एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। इनको हमने जाना कि कैसे क्वेश्चंस कंप्यूटर में हमसे पूछे गए थे। अब जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस और जो है वो कंप्यूटर से बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हर क्वेश्चन के व्याख्या के अंदर मैं कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझने में जो है वो मदद करती है। अतुल IAS अकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।